वेरी गुड मॉर्निंग माय डियर वंस, वेलकम टू ह्यूमैनिटीज़ हाइव। हमने स्टार्ट किया था क्लास 12 की कंटेम्प्रेरी वर्ल्ड पॉलिटिक्स, जिसका फर्स्ट चैप्टर एंड ऑफ बाइपोलैरिटी, सेकंड चैप्टर कंटेम्प्रेरी सेंटर्स ऑफ पावर कर चुके हैं और उनकी प्लेलिस्ट अपलोड कर दी गई है, आप वहां से पढ़ सकते हैं। थर्ड चैप्टर कंटेम्प्रेरी साउथ एशिया हमने स्टार्ट किया है, जिसमें हम मिलिट्री एंड डेमोक्रेसी इन पाकिस्तान कर चुके हैं और बांग्लादेश का टॉपिक भी हमारा हो चुका है। आज हम थर्ड इंपॉर्टेंट टॉपिक करने जा रहे हैं, मोनार्की एंड डेमोक्रेसी इन नेपाल की बात करें तो इंडिया का नेबर है, इधर से चाइना का भी नेबर है, दोनों के साथ बॉर्डर शेयर करता है, छोटा सा देश है। दोनों कंट्रीज़ कहीं ना कहीं इस पे इन्फ्लुएंस बनाए रखना चाहती हैं। नेपाल में मोनार्की सिस्टम रहा है लॉन्ग टाइम तक और जो मूवमेंट चले हैं नेपाल में वो मोनार्की के अगेंस्ट ही चले हैं, क्लियर। एंड क्योंकि वहाँ का जो किंग था नेपाल का, वो अपनी पावर का इतना ज़्यादा मिसयूज़ करने लग गया था कि वो अपनी इच्छा अनुसार प्राइम मिनिस्टर को अपॉइंट कर सकता था, जब मन करे डिसमिस कर सकता था, पार्लियामेंट को अबॉलिश कर सकता था। तो इसी चीज़ को लेकर कहीं ना कहीं वहाँ पे कंटिन्यू मूवमेंट चलते रहे एंड फाइनली वो इतने सालों के स्ट्रगल के बाद जो एक रिपब्लिक कंट्री बनी नेपाल, वो 2015 में आके बनी। कैसे समय समय पर ये अप एंड डाउन चले और क्यों वहाँ पे मोनार्क से कॉन्स्टिट्यूशन बनने में और कॉन्स्टिट्यूशन से एक डेमोक्रेटिक बनने में नेपाल को इतना टाइम लगा, वो हम एक एक करके अभी डिस्कस करेंगे। Let's start. Nepal was a Hindu kingdom in the past and then a constitutional monarchy in the modern period for many years, but in 2006 it declared itself to be a secular state. The king of Nepal also exercised unlimited powers. The power to appoint and dismiss prime minister was also vested in him. हिंदू राष्ट्र था, ठीक है, लेकिन धीरे धीरे कॉन्स्टिट्यूशन बना, फिर कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की बना और उसके बाद कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की से एक रिपब्लिक बना, ठीक है। लेकिन और 2006 में उसने अपने आप को सेक्युलर स्टेट भी डिक्लेयर करा और नेपाल का जो राजा था उससे पहले अपनी पावर का बहुत ज़्यादा यूज़ करता था। बट पॉलिटिकल पार्टीज एंड द कॉमन पीपल ऑफ नेपाल हैव वांटेड अ मोर ओपन एंड रिस्पॉन्सिव सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट। लेकिन जनता और पॉलिटिकल पार्टीज क्या चाहती हैं? ऐसी सरकार जो जनता के प्रति अकाउंटेबल हो, ठीक है, एक रिस्पॉन्सिव गवर्नमेंट हो। बट द किंग विद द हेल्प ऑफ द आर्मी रिटेन्ड फुल कंट्रोल ओवर द गवर्नमेंट एंड रिस्ट्रिक्टेड द एक्सपेंशन ऑफ डेमोक्रेसी इन नेपाल। लेकिन जो वहाँ का किंग था वो बिल्कुल नहीं चाहता था कि मोनार्की से वहाँ पे डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट आए, ठीक है। और जब भी मूवमेंट चलते जनता के द्वारा तो उसे आर्मी के द्वारा उसे दबा दिया जाता था। द किंग एक्सेप्टेड द डिमांड फॉर अ न्यू डेमोक्रेटिक कॉन्स्टिट्यूशन इन 1990। बट जब कंटिन्यू मूवमेंट चलते रहे तो 1990 में किंग ने जनता की बात को एक्सेप्ट किया कि ठीक है, एक कॉन्स्टिट्यूशन बनाएंगे और उसी के आधार पर कंट्री पे रूल होगा। क्यों? क्योंकि इन द वेक ऑफ अ स्ट्रॉन्ग प्रो डेमोक्रेसी मूवमेंट ड्यूरिंग द 90s द माओइस्ट ऑफ नेपाल वर सक्सेसफुल इन स्प्रेडिंग देयर इन्फ्लुएंस इन मैनी पार्ट्स ऑफ नेपाल। अभी ही मैप में मैंने दिखाया कि नेपाल देखो इंडिया के साथ साथ चाइना से भी तो बॉर्डर शेयर करता है। और जब हमने सेकेंड चैप्टर में माओ पढ़ा था, जब चाइना का टॉपिक करा था, तो माओ क्या थे? वो लीडर थे जो चाइना में कम्युनिज्म आइडियोलॉजी को लेके आए, क्योंकि वो कहीं ना कहीं रशिया की जो कम्युनिज्म आइडियोलॉजी थी उससे इंस्पायर थे और चाइना से वो आइडियोलॉजी कहाँ आई? नेपाल में। तो नेपाल में जो माओ आइडियोलॉजी के फॉलोअर थे, समझ में आ रहा है? नेपाल में जो माओ की आइडियोलॉजी के फॉलोअर थे और कम्युनिज्म के फॉलोअर थे, उनको माओइस्ट कहा गया और धीरे धीरे नेपाल में भी माओइस्ट का इन्फ्लुएंस बढ़ता गया। दे बिलीव्ड इन आर्म्ड इंसरेक्शन अगेंस्ट द मोनार्क एंड द रूलिंग एलाइट। लेकिन उनका जो रिवॉल्यूशन करने का तरीका था, जो मूवमेंट करने का तरीका था, अपने डिमांड को मनवाने का तरीका था, वो कहीं ना कहीं आर्म्स का यूज़ करते थे, वायलेंस का यूज़ करते थे, चाहे वो सरकार के अगेंस्ट हो या जो रूलिंग पीपल है उनके अगेंस्ट हो। एंड दिस लेड टू अ वायलेंट कॉन्फ्लिक्ट बिटवीन द माओइस्ट गोरिल्लाज एंड द आर्म्ड फोर्सेस ऑफ द किंग। माओइस्ट गोरिल्लाज वही माओ के जो फॉलोअर्स हैं, जो आर्म्स का यूज़ कर रहे हैं, जो विद्रोह कर रहे हैं, उनके ग्रुप के लिए माओइस्ट गोरिल्ला वर्ड यूज़ किया जाता है। और धीरे धीरे ये कॉन्फ्लिक्ट बढ़ता गया क्योंकि माओ अपनी डिमांड को लेके लड़ रहे थे और जो मोनार्क था वो
अपनी जो सत्ता थी उसे बनाए रखना चाहते थे। तो ये कॉन्फ्लिक्ट दोनों के बीच में बढ़ता चला गया। द टर्मोइल इन नेपाल continued. Maoists had considerable public support, but the unpleasing fact is that they also killed innocent people and extorted money in an illegal manner. ये टर्मोइल वाली सिचुएशन नेपाल में कंटिन्यू चलती रही, क्योंकि कॉन्फ्लिक्ट हो रहे हैं सरकार के बीच में, आर्मीज़ के बीच में, माओइस्ट के बीच में, और जो डेमोक्रेसी के फॉलोअर हैं उनके बीच में। लेकिन जो माओइस्ट का तरीका था अपनी डिमांड्स को मनवाने का, वो कहीं ना कहीं गलत था, क्योंकि वो अपने रिवॉल्यूशन करने के बहाने कहीं ना कहीं इनोसेंट पीपल को मार रहे थे और इलीगल तरीके से उनका पैसा, उनकी ज्वेलरी भी वो लूट लेते थे। द किंग सॉट टू सप्रेस द माओइस्ट रिवॉल्ट एंड दिस एज्यूम्ड द फॉर्म ऑफ अ रेगुलर वॉर बिटवीन द किंग्स फोर्सेस एंड द इंसर्जेंट माओइस्ट ग्रुप। और हमेशा ये कॉन्फ्लिक्ट चलता रहा और बार बार आर्मी के थ्रू उस मूवमेंट को दबा दिया जाता था। तो ये जो कॉन्फ्लिक्ट था ये कंटिन्यू चलता रहा, किसमें? माओइस्ट ग्रुप में और किंग की फोर्सेस में। फॉर सम टाइम देयर वॉज अ ट्रायंगुलर कॉन्फ्लिक्ट अमंग द मोनार्किस्ट फोर्सेस, द डेमोक्रेट्स एंड माओइस्ट। अब जो देश है, जो नेपाल है, वहाँ पे एक ट्रायंगुलर कॉन्फ्लिक्ट हो गया। कैसे? एक तरफ तो है माओ जो अपनी डिमांड को लेकर लड़ रहे हैं, एक तरफ है आपका राजा जो चाहता है कि उनकी सत्ता बनी रहे, ठीक है, और दूसरी तरफ है जो डेमोक्रेसी के फॉलोअर हैं, डेमोक्रेसी। तो ये ट्रायंगुलर कॉन्फ्लिक्ट बन गया। समाज का एक तबका डेमोक्रेसी के लेके मूवमेंट कर रहा है, एक जो है माओ उनकी अपनी डिमांड है, और तीसरी तरफ मोनार्क। तो there was a triangular conflict among the monarchist forces, the Democrats and the Maoists. In 2002, the king abolished the parliament and dismissed the government, thus ending even the limited democracy that existed in नेपाल। और 2002 में किंग ने पार्लियामेंट को एबॉलिश कर दिया, गवर्नमेंट को डिसमिस कर दिया। इतने मूवमेंट होने के बाद भी जो थोड़ी बहुत डेमोक्रेसी थी अब वो भी ख़त्म हो गई। अब जो मूवमेंट था वो और तेज हो जाएगा। ऑल पॉलिटिकल पार्टीज एंड द माओइस्ट केम टुगेदर टू स्ट्रगल यूनाइटेडली अगेंस्ट द किंग। अब जितनी भी पॉलिटिकल पार्टीज थी सब एक साथ आ गई। इवन जो माओइस्ट थे जो अलग से अपनी डिमांड के लिए लड़ रहे थे वो भी एक साथ आ गए कि अब हमें राजा के खिलाफ मिल के लड़ना होगा। दे फॉर्म अ यूनाइटेड फ्रंट फॉर द रिस्टोरेशन ऑफ मल्टी पार्टी डेमोक्रेसी। सॉरी, यहाँ पे स्पेस हो गया, ठीक है। उन्होंने एक यूनाइटेड फ्रंट बनाया, किस लिए? ताकि एक मल्टी पार्टी डेमोक्रेसी सिस्टम आए नेपाल में। एंड दिस केम टू बी नोन एज द 7 पार्टी अलायंस, SPA। क्लियर? इन अप्रैल 2006 देयर वर मैसिव कंट्री वाइड प्रो डेमोक्रेसी प्रोटेस्ट, और कंटिन्यू ये मूवमेंट चलता रहा। 2006 में आके मूवमेंट और ज़्यादा बढ़ गया। द स्ट्रगलिंग प्रो डेमोक्रेसी फोर्सेज अचीव्ड देयर फर्स्ट मेजर विक्ट्री व्हेन द किंग वाज फोर्स्ड टू रीस्टोर द हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव्स दैट हैड बीन डिसॉल्व्ड इन अप्रैल 2002। फाइनली किंग को जनता की डिमांड के आगे झुकना पड़ा और उसने ये कमिट किया कि पार्लियामेंट को जो उसने 2002 में अबॉलिश कर दी थी, अभी हमने यहाँ पे पढ़ा, उसको वो दोबारा से रीस्टोर करेंगे। क्लियर? इसका क्रेडिट किसे जाता है? जनता को। द लार्जली नॉन, क्योंकि अब जितनी भी पार्टी थी वो सब एक साथ आ गई, माओइस्ट एक साथ आ गए, डेमोक्रेसी के फॉलोअर एक साथ आ गए, तो किंग को तो झुकना ही था। द लार्जली नॉन वायलेंट मूवमेंट वॉज लेड बाय 7 पार्टी अलायंस, द माओइस्ट एंड सोशल एक्टिविस्ट, और सब ने मिलकर मूवमेंट किए। एंड नेपाल्स ट्रांजिशन टू डेमोक्रेसी इज नॉट कम्प्लीट, बट स्टिल सिचुएशन वैसी की वैसी है। कमिटमेंट कर दी बट उस पर अभी इम्प्लीमेंटेशन नहीं हुआ है। नेपाल is undergoing a unique moment in its history because it is moving towards the formation of a constituent assembly that will write the constitution of Nepal। अब ये हुआ कि ठीक है, एक कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली बनाई जाएगी और वो जो कि नेपाल का कॉन्स्टिट्यूशन लिखेगी, और वो कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली के मेंबर्स को कौन चूज़ करेगा? जनता चूज़ करेगी। उसके लिए चुनाव होना चाहिए, बट वो भी समय समय पे नहीं हुए। सम सेक्शंस इन नेपाल स्टिल थिंक दैट अ नॉमिनल मोनार्की इज नेसेसरी फॉर नेपाल टू रिटेन इट्स लिंक विद द पास्ट। फिर से अभी डिस्प्यूट है, क्यों? अभी भी सोसाइटी का, देश का कोई एक तबका ऐसा जो चाहता है नहीं, थोड़ी बहुत मोनार्की रहनी चाहिए जिससे हम अपने पास्ट से जुड़े रहें। माओइस्ट की अपनी डिमांड है, उन्होंने कहा ठीक है
हम जो भी स्ट्रगल वगैरह कर रहे हैं उनको ख़त्म कर देंगे। दे वांट द कॉन्स्टिट्यूशन टू इंक्लूड द रेडिकल प्रोग्राम ऑफ सोशल एंड इकोनॉमिक रिस्ट्रक्चरिंग। कुछ ऐसे प्रोग्राम्स लाए जाएं जिससे नेपाल का सोशल और इकोनॉमिक डेवलपमेंट हो। ऑल द पार्टीज इन द SPA मे नॉट एग्री विद दिस प्रोग्राम। SPA इस वाली पॉलिसी से, इन प्रोग्राम से एग्री नहीं थी। तो अब जो कॉन्स्टिट्यूशन बनाया जाएगा उसमें भी क्या बातें रखी जाए, क्या रूल्स एंड रेगुलेशन बनाए जाए, वो उसमें भी अभी सबकी सहमति नहीं है। चलो, ये होते होते टाइम बीतता गया एंड फाइनली डेमोक्रेटिकली इलेक्टेड कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली इलेक्शंस टू नेपाल्स कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली वर हेल्ड इन अप्रैल 2008। 2008 में आके अप्रैल में इलेक्शन हुए। ठीक है, किसके लिए? कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के मेंबर को चुनने के लिए। इन मई 2008 द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली अबॉलिश्ड मोनार्की को अबॉलिश कर दिया एंड रिजॉल्व टू कॉन्स्टिट्यूट नेपाल इनटू अ फेडरल डेमोक्रेटिक रिपब्लिक। और एक ऐसा नेपाल बनाया जाएगा जो कॉन्स्टिट्यूशन के आधार पर रूल करेगा, एक फेडरल डेमोक्रेटिक रिपब्लिक होगा। बट द कॉन्स्टिट्यूशन कुड नॉट बी फ्रेम, लेकिन कॉन्स्टिट्यूशन तो बना ही नहीं। इन मई 2012 द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली वॉज डिसॉल्व। वो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली जिसके लिए इलेक्शन हुए थे 2008 में, अभी भी वो अपना कॉन्स्टिट्यूशन नहीं बना पाई पूरे तरीके से, और 2012 में उसको फिर एक बार अबॉलिश कर दिया गया। अब लोगों का गुस्सा तो बढ़ेगा ही। द नेपाली सिटीजन्स वोटेड टू चूज द न्यू कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली इन नवंबर-दिसंबर 2013। एक बार फिर से 2013 में नई कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के लिए इलेक्शन हुए और जिसने नेपाल का नया कॉन्स्टिट्यूशन बनाया। ड्यूरिंग द स्पैन ऑफ अबाउट 8 years 2006 to 14 नेपाल सॉ द राइज एंड फॉल ऑफ सेवरल गवर्नमेंट एंड इन 2025 Nepal is a federal democratic republic, a system established by the 2015 Constitution। 2013 में न्यू कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के लिए इलेक्शन हुए थे, फिर कॉन्स्टिट्यूशन बनाया गया और वो स्टैब्लिश कब हुआ? 2015 में, और उसी के आधार पर अब वहाँ पे फेडरल डेमोक्रेटिक रिपब्लिक है। द गवर्नमेंट इज लेड बाय अ प्राइम मिनिस्टर, वो करेंटली इज KP शर्मा ओली, वाइल द रिपब्लिक सिस्टम इज इन प्लेस। अब रिपब्लिक कंट्री है बट उनके अपने चैलेंजेस हैं वहाँ की लेजिटिमेसी को लेकर, इंक्लूडिंग प्रो मोनार्की प्रोटेस्ट वो चलते रहते हैं। अभी भी कुछ तबका ऐसा है जो प्रो मोनार्की है, एंड डिससेटिस्फैक्शन विद द करंट गवर्नमेंट। और गवर्नमेंट की कुछ पॉलिसी से जनता सेटिस्फाइड है, तो थोड़े बहुत चैलेंजेस हर सरकार के सामने होते हैं, बट फाइनली अब नेपाल में एक डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट है। आई होप कि आपको नेपाल का टॉपिक समझ में आ गया होगा। एक बार रिकॉल करें क्या? चलो कर लेते हैं। देखो, नेपाल में क्या था? मोनार्की सिस्टम था। ओके, मोनार्की सिस्टम था। उसके बाद 1990 में गवर्नमेंट ने कहा कि ठीक है, हम यहाँ पे कॉन्स्टिट्यूशन के आधार पे रूल करेंगे। हो गया, बट धीरे धीरे वहाँ पे माओइस्ट का भी इन्फ्लुएंस बढ़ता जा रहा था। माओइस्ट कौन थे? मैंने बताया था, जो चाइना की माओ के आइडियोलॉजी से इंस्पायर थे, मतलब कम्युनिज्म के आइडियोलॉजी से इंस्पायर थे। तो वो जो ग्रुप जो माओ के फॉलोवर थे नेपाल में, उनको माओइस्ट कहा गया। ठीक है, अब वहाँ पे धीरे धीरे जो स्ट्रगल बढ़ता गया वो ट्रायंगुलर कॉन्फ्लिक्ट हो गया। एक तरफ तो मोनार्क के फॉलोवर थे जो चाहते थे कि मोनार्की सिस्टम वहाँ पे रहे, ठीक है, और एक तरफ थे जो डेमोक्रेसी के फॉलोवर थे, ठीक है, और एक तरफ कौन है? हमारे माओइस्ट। ठीक है, आई एम यूजिंग माई फिंगर, सो प्लीज़ राइटिंग पे ज़्यादा ध्यान मत दीजिएगा। ओके, अब ये कॉन्फ्लिक्ट बढ़ता चला गया और टाइम पे जो किंग थे वो आर्मी के थ्रू इनके मूवमेंट को दबा दिया करते थे। बट 2002 में पार्लियामेंट को एबॉलिश कर दिया गया। उसके बाद अब सारी जनता पार्टीज एक साथ हो गई क्योंकि गुस्सा और ज़्यादा बढ़ गया, और क्या बना? 7 पार्टी अलायंस। ठीक है, 2006 में फिर राजा ने कमिटमेंट किया कि ठीक है, जो पार्लियामेंट मैंने अबॉलिश करी थी 2002 में, उसको मैं दोबारा से रिस्टोर करूंगा और एक कॉन्स्टिट्यूट असेंबली का चुनाव कराया जाएगा जो कॉन्स्टिट्यूशन बनाएगी और उसी के आधार पर देश चलेगा। क्लियर? इसके लिए क्या हुए? 2001 में इलेक्शन हुए कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के लिए,
ठीक है। और मोनार्क को एबॉलिश कर दिया गया और कहा गया कि फेडरल डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट बनाई जाएगी, लेकिन फाइनली कॉन्स्टिट्यूशन आपका कॉन्स्टिट्यूशन नहीं बना। फिर 2008 में फिर कॉन्स्टिट्यूशन नहीं बना, और वो जो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली जिसके लिए इलेक्शन हुए थे 2006 में, उसको 2012 में एबॉलिश कर दिया गया। 2012 में एबॉलिश कर दिया गया। फिर 2013 में नए सिरे से कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के लिए चुनाव हुए, और उसके बाद 2015 में वहाँ पे रिपब्लिक गवर्नमेंट स्टैब्लिश हुई उस कॉन्स्टिट्यूशन के आधार पे जो नया कॉन्स्टिट्यूशन बना, और तब से लेकर अब तक वहाँ पे फेडरल गवर्नमेंट है, डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट है। और नेपाल के कुछ अपने चैलेंजेस हैं जो तो हर गवर्नमेंट के सामने होते हैं। आई होप कि आपको नेपाल का टॉपिक अच्छे से क्लियर हो गया होगा। इफ़ यू हैव एनी डाउट देन यू कैन आस्क मी। आज के लिए इतना ही काफ़ी है। थैंक यू, बाय।